हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित डे मेरे क्लासेस में। ये हमारी तीसरी वीडियो है आज की, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। अब तक हम 2 क्वेश्चन और कर चुके हैं पिछली 2 वीडियोज़ में, उनको ज़रूर देख लें क्योंकि हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, एक दलीय प्रभुत्व के दौर से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उसी का ये आंसर रहने वाला है। आंसर किस तरीके से फ्रेम होगा, ये हम देखते हैं। कि आपने चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा, है ना? तो चैप्टर को पढ़ना ना भूलें। ये तो हमारा जो है एंड टाइम पे प्रिपरेशन का तरीका है, लेकिन चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इसका आंसर। स्वतंत्रता हम जानते हैं 1947 में मिली थी। भारत की राजनीति में एक लंबे समय तक एक ही राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा, ठीक है? प्रभाव बना हुआ कौन-सा दल था? कांग्रेस। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहा जाता है, यानी कि वन पार्टी डोमिनेंस इसको कहा जाता है। डोमिनेंस मतलब कि पूरी तरीके से कंट्रोल में होना, ठीक है? तो भारत की राजनीति पे किसका कंट्रोल था? एक ही पार्टी का, वो थी कांग्रेस पार्टी, ठीक है? तो इसी को क्या कहा जाता है? वन पार्टी डोमिनेंस, राइट? दैट वाज़ कांग्रेस पार्टी। इस दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीति में प्रमुख स्थान था और वहीं केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में सरकार बनाती थी, ठीक है? कि एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आज के समय में अगर हम बात करें 2026 की वर्तमान समय में, तो केंद्र में कौन है? बीजेपी, यानी बीजेपी गवर्नमेंट है। वहीं जो है राज्यों में, कुछ राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कुछ राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कुछ राज्यों में कुछ और पार्टीज़ की गवर्नमेंट है, ठीक है? तो उस तरीके से एक तरफ केंद्र, एक तरफ राज्य। तो उस समय की अगर हम बात करें भारत के शुरुआती दौर में लगभग 1967 तक 70 तक, तो कांग्रेस ही पार्टी ही ज़्यादातर केंद्र में दिखाई, हर समय केंद्र में थी और अधिकतर राज्यों में भी कांग्रेस ही थी, ठीक है? इसकी कुछ क्यों ऐसा था, क्यों ऐसा हुआ था, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका आंसर किस तरीके से रखेंगे, ये देखते हैं कि पहला रीज़न इसकी था, इसकी विशेषता थी कि कांग्रेस का राजनीतिक प्रभुत्व क्या था? 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे देश में, ठीक है? आज़ादी के बाद सबसे पहले चुनाव 1951-52 में ही हुए थे। तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 1947 में देश आज़ाद हुआ था, और आप कह रहे हैं कि 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो फिर तब से लेकर देश चल कैसे रहा था इन पिछले ये 48, 49, 50, 51, ठीक है? लगभग 4-5 साल देश कैसे चल रहा था। तो इस समय एक इंटरिम गवर्नमेंट, यानी जिसको अंतरिम गवर्नमेंट बोला जाता है, वो फ़ॉर्म की गई थी, उसका निर्माण किया गया था, ठीक है? आम चुनाव से पहले 1952 के चुनाव से पहले वही सरकार जो है देश को चला रही थी। उसके प्रधानमंत्री भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है? और उसके अन्य मंत्री, कई सारे और मंत्री भी थे, ठीक है? तो 1952 में पहले चुनाव होते हैं, ठीक है? पूरे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो चुनाव में उतरते हैं और वो चुनाव जीत भी जाती है कांग्रेस। तो 1952 में पहला चुनाव जीतती है, 1957 में दूसरा चुनाव जीतती है, 1962 में पहला चुनाव वो अगला चुनाव जीतती है। तो इस तरीके से शुरुआती के अगर हम देखें तो तीनों चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़े लेवल पर जीत मिलती है पूरे देश भर में, ठीक है? और लोकसभा में बहुत ज़्यादा सीटें उनको मिलती है। इसके कारण केंद्र यानी सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी अधिकतर स्टेट्स में कांग्रेस की ही सरकार बनती रहती है, ठीक है? तो कांग्रेस का राजनीतिक प्रभुत्व यहीं से दिखाई देता है। जैसे आज के समय में 2014, 2019, 2024 में बीजेपी का जो है दबदबा काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। उसी तरीके से एक ऐसा समय था जहाँ पर कि कांग्रेस का दबदबा था शुरुआती दौर में और आज की बीजेपी से भी काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है? दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, यानी कि कांग्रेस के जीतने के पीछे एक और कारण ये था कि कांग्रेस के अधिकतर जो नेता थे, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो अन्य कई नेता थे, वो क्या थे? स्वतंत्रता आंदोलन से ही निकले थे। उन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो लोगों को इनके ऊपर भरोसा था, ठीक है? कि ये जो लोग हैं वो सभी देश को आज़ाद करने में इन्होंने भूमिका निभाई है, तो हमें इन्हें जिताना चाहिए, ठीक है? इसी कारण क्या हुआ था, जनता का कांग्रेस पर गहरा विश्वास था, उसके नेताओं पर विश्वास था, ठीक है? कांग्रेस पे हो ना हो, लेकिन जो नेता थे उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास था कि ये लोग इस पार्टी को चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये देश का भला करेंगे। उसके लिए व्यापक उन्हें समर्थन, बहुत ज़्यादा सपोर्ट पूरे देश भर में प्राप्त हुआ था।
लेकिन अगर आप देखें बाद में अगर आगे चैप्टर पढ़े होंगे किस तरीके से जो कांग्रेस का डोमिनेशन था वो धीरे-धीरे खत्म होता चला गया। क्यों? क्योंकि जो नेता थे जो ये स्वतंत्र आंदोलन से निकले थे, कांग्रेस को चला रहे थे, वो धीरे-धीरे उनकी एज हो गई, ठीक है? वो रिटायर हो गए या फिर उनकी डेथ हो गई और धीरे-धीरे नए लोग जो है कांग्रेस में आने लगे। तो इस तरीके से कांग्रेस अब उन लोगों की मतलब उस तरीके से कांग्रेस की वो पहचान नहीं रह गई थी जो पहले थी, है ना? तो धीरे-धीरे कांग्रेस का डोमिनेशन खत्म होता चला गया। तो दूसरा रीज़न हमने देखा कि कांग्रेस का डोमिनेशन क्यों था, क्योंकि उसके अधिकतर नेता जो है स्वतंत्रता संग्राम से निकले हुए थे, ठीक है? तीसरा रीज़न क्या था, विशेषता क्या थी कि कमज़ोर विपक्ष था, यानी कि कांग्रेस जब पार्टी बनी थी, ठीक है, जिसने लगातार चुनाव जीते शुरुआती दौर में, उसके सामने कोई भी अपोज़िशन नहीं था। अपोज़िशन नहीं था का मतलब कि जो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो कि पूरे देश के स्तर पर लोग जिसको पहचानते हो, ठीक है? ऐसे कोई भी पार्टी मौजूद नहीं थी, तो लोगों के सामने सिर्फ़ एक ही ऑप्शन था कांग्रेस, ठीक है? तो इसी तरीके से विपक्ष जो था कमज़ोर था बहुत ही ज़्यादा, या हम कहें कि विपक्ष नाम की उस समय चीज़ ही लोगों के मन में ऐसी कुछ थी ही नहीं। उस समय अन्य राजनीतिक दल जैसे समाजवादी दल, है ना? कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ मौजूद तो थे, लेकिन वो कांग्रेस के सामने बहुत ही कमज़ोर थे। इसलिए वे कांग्रेस को सत्ता से हटाने में सफल नहीं हो पाए, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई नई पार्टी नहीं थी, बल्कि पार्टियाँ तो थी लेकिन वो बहुत ही क्षेत्रीय लेवल पर ही थी, बहुत ही कमज़ोर पार्टी थी, ठीक है? उनका डोमिनेशन नहीं था, है ना? आज के समय में जिसको हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, उनका इतिहास बेसिकली जनसंघ और इन्हीं पार्टियों से निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा जो जिन नोट्स वगैरह में दिए होते हैं, ठीक है? तो कांग्रेस के सामने एक विपक्ष नहीं था, इसीलिए कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी, जो कि लोग जिसको वोट देते थे। ठीक है? अगला क्या है कि कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में, यानी कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं थी, बल्कि कांग्रेस में ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ एक ही विचारधारा के लोग थे, एक ही आइडियोलॉजी के लोग थे, बल्कि अलग-अलग आइडियोलॉजीज़ के, अलग-अलग विचारधाराओं के लोग कांग्रेस में मिलकर काम करते थे और उनको रिस्पेक्ट भी दिया जाता था। ठीक है? आज की अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो आपको दिखाई देता हो कहीं न कहीं तो एक ही तरीके की आइडियोलॉजी को ज़बरदस्ती फ़ॉलो करवाया जाता है। वहीं बीजेपी की ही बात कर लें, तो एक ही तरीके की जो है अगर पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी के सुप्रीम लीडर की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, अगर आप उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे, तो आपको बीजेपी में या कांग्रेस में आने की जो है वो है मतलब कहें कि छूट नहीं है, ठीक है? आप उस पार्टी को जॉइन नहीं कर सकते, आपको वही आइडियोलॉजी फ़ॉलो करनी पड़ेगी जो कि उस पार्टी का सुप्रीम लीडर करने को कह रहा है। तो कांग्रेस में ऐसा पहले नहीं था, ठीक है? कांग्रेस में ये था कि अगर आपकी आइडियोलॉजी ये है, चलिए कोई बात नहीं, आप कांग्रेस में आ जाइए। डिफरेंट टाइप्स के लोग, डिफरेंट टाइप के जो है वर्ग, ठीक है, क्लासेस जो है कांग्रेस में मौजूद थे, उनकी आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट किया जाता था, तब मिलके कांग्रेस बनती थी। यानी कांग्रेस को एक अम्ब्रेला पार्टी भी कहा जाता है, अलग-अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग कांग्रेस को मिलकर चलाते थे और उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, उनके जो है विचारों को सुना जाता था, इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो यही कांग्रेस के जो है लंबे समय तक चलने का एक रीज़न भी था, ठीक है? जो कि आज के समय में नहीं दिखाई देता है, ठीक है? तो यही कह रहा है, कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं बल्कि विभिन्न विचारधाराओं का समूह थी, ठीक है? और उनको मंच मिलता था, अलग-अलग वर्गों, क्षेत्रों के लोग उसमें शामिल थे, जो कि आज के समय में दिखाई नहीं देता है। अगली क्या विशेषता थी, उसकी क्या रीज़न था उसका डोमिनेंस का, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास। यानी कि कांग्रेस का प्रभुत्व तो था, लेकिन भारत में नियमित रूप से चुनाव होते थे और स्वतंत्र रूप से फ्री एंड फेयर चुनाव होते रहते थे। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे पहली चीज़ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र रूप से चुनाव, जो कि कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की करवाने की, ठीक है? तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाएँ मजबूत हुई, लोकतांत्रिक संस्थाएँ जैसे कि जो भी हम देखते हैं आज के समय में विधायिका, ठीक है, विधानसभा, ठीक है, और जितनी भी संस्थाएँ हैं, उन सभी को क्या बोला जाता है, लोकतांत्रिक संस्थाएँ, और राजनीतिक स्थिरता बनी रही, है ना? एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी रही 1952 में, 1900, ठीक है? अगर हम देखें तो लगभग 1980 या 1985 तक स्टेबिलिटी दिखाई देती है हमें, ठीक है? बीच-बीच में कई 1-2 पार्टी और आई जिसका गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, लेकिन मोटे तौर पर एक स्टेबिलिटी दिखाई दी। लेकिन जब 1990-91 से और 2014 तक अगर हम देखें तो एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस नहीं दिखाई देता, कोएलिशन गवर्नमेंट इसमें दिखाई दी। फिर उसके बाद बीजेपी आती 2014 के बाद और सिंगल पार्टी डोमिनेंस हमें दोबारा दिखाई देता है। तो कांग्रेस के वो सक्सेसफुल होने का एक रीज़न ये भी था कि कांग्रेस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखा, जो संस्थाएँ लोकतंत्र को बनाने में, उसको सक्सेसफुल होने में मदद करती है, जैसे कि हमने बात की
चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कैग हो, अलग-अलग तरीके की संस्थाएँ, ठीक है? उन्होंने अपनी जो भूमिका थी वो ईमानदारी से निभाई, है ना? जो कि आज के समय में हमें दिखाई नहीं देती है मोटे तौर पर। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में भारत की राजनीति में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, ठीक है? जिससे एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। हमने रीज़न पढ़े, क्या-क्या रीज़न थे उसके डोमिनेंस के, ठीक है? वो सभी आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? और एक चीज़ से ज़रूर बचना है कि जब तक ज़रूरी ना हो किसी नेता का नाम इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है? जब तक वो नाम ज़रूरी ना हो, अनावश्यक रूप से किसी पार्टी या किसी नेता का नाम इंक्लूड नहीं करना है, जब तक कि क्वेश्चन में उसके बारे में पूछा नहीं गया है। क्योंकि हो सकता है एग्ज़ामिनर किसी खास पार्टी के साथ विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है? तो वो आपको नंबर हो सकता है कि काट ले, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, ये चीज़ें रियली इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया अब तक, आज हमने तीसरी वीडियो भी कंप्लीट कर ली है, तीसरा क्वेश्चन जो कि आने की पूरी-पूरी संभावना है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम हो, लेकिन आंसर मोटे तौर पर यही रहने वाला है, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो से संबंधित आपको कोई समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।